जिहान को उससे कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। उस साल भर की थी जब सबीन पोपो पाकिस्तान आई और फरहत जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जिहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और उस विजिट के बाद तो सबीन फूफो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिलना था, वरना उनसे रब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जिहान करता था तो भी उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पे सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर उन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस पुप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियत में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर खुदा हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जिहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थी। 8 साला, भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको उससे अपने रूबरू कभी नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रह कर पुप्पो और जिहान पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरूही के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, डावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को ज़रूर ढूंढ लेगी। हया, हया किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फ़हम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब पर जाने की जल्दी मचाए इधर-उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ से खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो हासी बावकार और होश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई थी और उनका मगरूर बेटा भी। किधर है अब्बा? वो थक थक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे हाथ रख के वो कुछ कह रहे थे। सामने हासे बावाकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसे सर को जंबिश देते हुए मदम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की सीने आधी से भी छोटी थीं और उनसे निकलते उसके धुरिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उससे गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टिकी के साथ के सुनहरी झुमके कानों से लटक रहे थे। वो मलाई से बना चेहरा हल्के से संगार से मजीद दिलकश लग रहा था। उससे काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से उसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमैर लगारी। और ये मैं नाज भाभी हैं और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया, जिसे उससे अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूलों की पत्तियां उधर रखाई थी, बस मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटाया। वो मासतवाना मुस्कुराती गेट की जाने बढ़ गई। बाहर आकर उससे बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियाँ दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोती की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था।
इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो हैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती उसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके उनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चूंकि सामने वाली कुर्सियों के कितार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। उसने स्याह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखा था। वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि उस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। उसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए उन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से पूछा। एलियन? अरे भाई, शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग, इनकी डेढ़ इनकी मस्जिद है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अब आया और निकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब है ये भी। उससे शाह ने मुस्काए। वो उनकी एक सेकंड कज़न की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजीं तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शाइला भाभी। वो लड़की भी उसी मेज पर मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थीं। इरम ने फ़ौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुशदिली से मिली। एक हाथ की दो उंगलियों से उससे अभी तक स्याह निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक। शैला भाभी, निकाब उतार दे। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर अस्वाद में सर हिलाया, मगर निकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद उस सब मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेतमारी? हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्द ही मासक करके वहां से चली आई। उस मेज़ पर आफ्ता चाची भी तो बैठी थी और कल उनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत उसमें नहीं थी कि वो आफ्ता चाची और साइमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सबीन फुप्पो आई हैं या नहीं और आएंगी या नहीं। काफ़ी देर शशो पंच में मुबतला रही, फिर घर चली आई और लॉन्च में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठाई। रक्स के बायस पाँव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पे धम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स के स्ट्रैप्स खोलकर उन्हें उतारा और नंगे पाँव ठंडे मार्बल के फर्श पे रख दिए। साथ ही वो डायरी के सफ़ात पलटती सबीन फुप्पो का नंबर तलाश कर रही थी। उससे कभी उनको यूं फ़ोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। 5वीं घंटी पे फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। उससे खुश लबों पे जुबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब कि वो अंग्रेजी में पूछ रहा था, उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज़ उनको फ़ोन दे दे। वो जौहर तक गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दे। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जौहर क्या था, उसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन पुप्पो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा जिहान। खट से फ़ोन रख दिया गया। उससे भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रैडल पे बैठा। बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करती वो झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसुओं ने आंखों का मेकअप जरा सा खराब कर दिया था। वो उसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई तो गेट की तरफ से सफ़र चला आ रहा था। उसके हाथ में सफ़ेद अधखिले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार ठटक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के सीने में उतर आई। ये क्या है सफ़र? ओ, तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुम्हारे लिए। सफ़र ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। वो गाँव से उसे लेकर आए थे।
जब आया था तो पंजाबी बोलता था, फिर इन 7 बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी जुबान बोलता था। ठीक है तुम जाओ। उससे बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल उसमें सफ़ेद सा वो कागज़ था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। उस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनियां और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत से लोग आ जा रहे थे, मेहमान, नौकर चाकर वगैरह। ऐसे में क्या कोई इधर था जो उसका भागौर मुशाहिदा कर रहा था। उसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर एक रोज़ कब्ल की थी। अभी 10 मिनट कब्ल वो जिहान के साथ पहली दफ़ा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था। एक दिन कभी ही उसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफ़ा रोएगी। वो खौफसदा से खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पे रखती महसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज़ से मोबाइल और पर्स उठाकर भाई को भागी। काफ़ी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज डावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो सबसे पहले हॉल पहुंचना था और उसकी सुस्त तैयारियों से वो भी वाकिफ थे। पोर्श खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालबन वहाँ पर अभी सब नहीं निकले थे। अब क्या करें। अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे। वो उन्हीं सोचों में उलझती अंदर जाने को पलटी ही थी कि खुले गेट पे हॉर्न हुआ। उससे रुक कर देखा। स्याह चमकती अकोट बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट सासी तेज थी। हया की आंखें चुंधी आ गई। उससे बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट सीमी हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वासिया हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पे उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाले फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियाँ बामुश्किल पालिश भर ही दिखाई देती थीं। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे अवेज़े कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पे गिरते स्याह बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं। वो निगाहों में उसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो मुतसब सी आगे आई, फिर उसे नज़रअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकतन परेशान थी। ओह, तो आपके चाचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे, वो क्यों वापस आए? उनका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने फ़ौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे तसवसब में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर उनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। चलें ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती हैं? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा था। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया इन लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हैं? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनाहियत क्यों दे रहे थे उसे। तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसे वहाँ उनके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्ज़ी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी की जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और बक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे, या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको इनकार नहीं करेंगे। वह मुश्किल मुँह हाँ में उनके सवालात के जवाब दी थी। वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगीं।
लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पर लगारी अंकल का मोबाइल बजा तो मासरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उससे फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कूंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फीट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं तो। डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो मुतसब्सब सी अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफ़ा वो यूं किसी लड़की के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी सारी वसीउल नजरी भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी। मगर लड़कों से बेतकल्फी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद सन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुसरफ हालत हो रही थी उसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाई कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बायस मेरे अब्बा उनसे ज़रा बदसन है और अब मुझे डाइवोर्स दिलवाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। उससे सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से उसे यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शोहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने उसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को उसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ न बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी। प्लीज़, आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो शक खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ सड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि उसे लगा कि वो संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ से बोला तो दरवाजे की तरफ सिमटी। नामहसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फ़ायदा उठाओ जो मयस्सर है। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दोनों हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेज़ी से भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा उसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। उसे वलीद के दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेजी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके भागते कदमों में तेजी आ गई। गलियां सुनसान थीं। जाने वो कहाँ ले आया था। आज एतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास से दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाज़ा हो। शायद हैरी पॉटर की कहानियाँ सच हों, मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लब्बों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था, अब बगैर आस्तीनों के। झलकते बाजू और गले का गहरा घाट। उसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ पर आ गई। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी बड़ी सज़ा। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी ना आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। दूर लगे स्ट्रीट पोल का बल्ब उसके पीछे छुप गया था। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़।
वो खोले खोले लरस रही थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अब वलीद को धक्का देती। श्श। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसका सर चकराने लगा था। तभी उसे जोर से किसी सर्ब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। उससे धीरे से आंखें खुली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज से मलबूस, मेकअप से हटा चेहरा लिए, वही उस रोज वाला ख्वाजा सरा डॉली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकित सी उसको देख रही थी। डॉली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो उसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। उसके सिल्वर चमकीले आई शेडो से हटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके उसे देखी गई। तभी उससे हाथ बढ़ाया। वह हया को गर्दन के पीछे दबोचा क्योंकि कुत्ती पे गिरे बाल भी उसकी गिरफ्त में आ गए। डॉली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान उसके बाल थे। फिर भी उसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कराह तक न निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डॉली की बेरहम गिरफ्त ढीली न पड़ी। वो उसे उसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चला रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहाँ से वो आई थी वो उससे ले गया, फिर मुखालिफ समेत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो उसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। हया को लगा उसी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तोक हटा है। उसे पलटकर टुपटुपाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भींचे तल्ख काटदार निगाहों से उसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उससे लगा वो अब कभी बोल नहीं पाएगी। दफातन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पर उछाला। दुपट्टा उसके सर पे आन ठहरा, फिर सिर की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढलक गया। डॉली चुभती हुई नजरों से उसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला। बेहया। उसके लहजे में पर्ची की काट थी। फिर वो पलट गया। वो भीगी आंखों से उसे दूर जाते देख रही थी। नारंगी दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो झोंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज उससे अच्छे तरीके से खुद को उस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे थे। मोबाइल उस छोटे से क्लच में था जो उसने इस सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र अंदर फंक्शन अपने उरूज पर था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों, कस्सों और दोस्तों के जुलूम में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और दावर भाई भी। इरम फरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन उसे भी वहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी सेनी हालत में ना थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी नशिश पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बाज़कश हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उससे तो ये गलती पहली दफ़ा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये डावर और सोनिया की शादी के चंद रोज़ बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर ख़त्म होने को था और हवा ठरठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहरी दरवाजे पर लगी लिस्ट देख रही थी। एरasmus मुंडास एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सबांची यूनिवर्सिटी जा रही थीं, हया सुलेमान और हतीजा राना। ये हतीजा राना है कौन भला? वो सोचते हुए अपने क्या होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफातन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर उसको कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में देखा ज़रूर था। वो लड़की उसे ख्वामखा ही बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तनसिया निगाह में उसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर ज़रा रूखे अंदाज से बोली, मैं हूँ। ओह। उससे जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया।
मैं हतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे टीजे कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं। सो हतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो हतीजा राना। उससे पहले भी ख्वामखा ही बहुत बुरी लगती थी और अब अंदाज़ा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में हालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई सफ़र सामने आ गया, भागता हुआ, हामता हुआ। हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक करती खौफ सदा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। हैरियत? हैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। सफ़र ने राजसारी से बताया तो वो चूंकि। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानी पड़ गई। लाउंज में साइमत आई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी थीं। आहट पे सर उठाया। उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है ताई अम्मी? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी के समेत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उससे डोर नॉब घुमाकर धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। बेड पर इरम उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चकमका रही थी, जिस पे आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मुतवरम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे झटका गया। हया, एक बात बताओ। उसका रोंदा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मुश्कूक है। उससे माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम? वो शशटर रह गई। बताओ, क्या हम तोआइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम, क्या बात हुई है? हया बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उससे उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और उस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी सवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पे महवे रक्स 100 लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पे आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पे ईमेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तकी जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पे रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कपकपा रहे थे। इरम उसी तरह भी लग रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही है हया, हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे रम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किससे बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाज़त अब्बा ने लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। उसका सकता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम से ज़मीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया
और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था, मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने उससे कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोगी? रोहेल का फ़ोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बांसुर रख के लेटी थी करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों, क्या कह रहा है? उसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा। कह रहा है उसे तुमसे बात करनी है, वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहाँ पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में उसकी निगाहों से उस वीडियो का गुजर जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? उससे पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लॉन्च में आई। क्रेडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। उसने कपकपाते हाथ उससे रिसीवर उठाया। हेलो। हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ से गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा नहीं कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? क- किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। उन्हें ढाल सी धप से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इन गुजरते 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। उसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज़्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फ़ोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पे रख के लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देखकर इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी, तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड पमा खानदान के आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज से मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हीरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो पर दिखावे के लिए तैयार बैठी थी। हाँ, आंखें जरा हैरान सी थी। वो वीडियो दफा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माजदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उससे हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और अब्बा? इरम की आंखों में जरा सी परेशानी उतरी। उनसे इजाजत ले ली है और बाहर मर्दों में बैठे हैं वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर को रुकी थीं। अंदर सोफों पे साइमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थीं। सामने वाले 2 सिंगल सोफों पे एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। सामने सारी मेज लवाजमा से सजी थी और सोनिया बातचीत इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया, बापर्दा, सोमो सुलाद की पाबंद। वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आसीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पे आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पे गिरते सिल्की बॉल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर सेब किए, दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पे टांग रख के पुरइत्माद तरीके से बैठ गई। यूं बैठने से ट्राउजर के पांचे जरा ऊपर को उठ गए और ग्रे खिंची चप्पलों में मुकीद सफ़ेद पाँव टखनों तक छलकने लगे। मिसेस करीम की आंखों में इरम को देखकर पसंदीदा की झलक उतरी थी और उन्हें तायदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मुतवज्जा ना पाकर वो संभल कर इरम से मुहाती हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी निगाहों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है। सताइश या पसंदीदी से नहीं, बल्कि गौर से,
जांचती परखती नज़रों से। दफातन उससे पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी मोबाइल निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। खवातीन आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कनखियों से उसी को देख रही थी जो अपने मोबाइल पे झुका था। तभी होले से उसके मोबाइल से माय नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उससे फ़ौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कतरे सुबकी से वापस झुका दी। हया को अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हुई थी। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पे कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पे देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पे निगाह डालता। साफ जाहिर था वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। यकीन दहानी, तस्दीक, सबूत सब साफ जाहिर था। फिर एकदम वो उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। उससे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था।